नमस्कार मित्रों। लेखन में जो परिश्रमिक है वो हिंदी के साहित्य में अब भी एक संकट का विषय बना हुआ है। अभी तक आम तौर पे यही माना जाता है कि लेखक को हिंदी में अपनी रचनाओं के लिए समुचित परिश्रमिक नहीं मिलता, लेकिन ये मसला आज का नहीं है, ये चला आ रहा है। और इसी संदर्भ में एक प्रसंग आपके सामने, एक रोचक प्रसंग है, उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। रोचक प्रसंग ये है कि दुष्यंत कुमार को शौक़ भी थे, अपने थोड़ी बहुत पीने पिलाने का भी शौक़ था, और वो शौक़ पूरा करने के लिए अक्सर जो गज़लें जो उनकी छपती थी उनके परिश्रमिक पे कई बार वो उनको निर्भर होना पड़ता था। कई बार वो कोशिश करते थे कि मैं बाकी परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो तो अपने काम से पूरी करूं, लेकिन जो अपने शौक़ हैं उनका मैं जो निपटारा है वो अपने परिश्रमिक से करूं। लेकिन उन दिनों परिश्रमिक का बुरा हाल था। यद्यपि ये छपते भी बड़ी अच्छी पत्रिकाओं में थे, मुशायरों पे तो जाते ही थे, कवि सम्मेलनों पे, जहाँ वहाँ से कुछ राशि ज़्यादा मिल जाती तो कुछ दिन का कोटा पूरा हो जाता, और पत्रिकाओं से जो राशि थी तब भी ज़्यादा नहीं मिलती थी, और अक्सर राशि जो है वो चेक से या मनी ऑर्डर से आती थी। वो आज भी स्थिति ज़्यादा बदली नहीं है। उन दिनों इन्होंने धर्मयुग में एक गज़ल भेजी, और गज़ल तत्काल धर्मवीर भारती ने बड़े शौक़ से, बड़े चाव से, बढ़िया ढंग से छाप दी। छापने के बाद इनके पत्र में जो आग्रह था कि इसकी परिश्रमिक, यदि ये स्वीकार्य होती है गज़ल तो इसकी परिश्रमिक जो तत्काल भेज दी जाए, और परिश्रमिक भी तत्काल भेज दिया गया, चेक के रूप में भेजा गया। लेकिन वो बात बनी नहीं। इन्होंने बड़ा वादा किया कि जहाँ से ये सामान ख़रीदते थे कि भाई मेरे पास चेक भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया का, धर्मयुग का, तो इसका मान रखो, मैं ये चेक कैश कराते ही तुम्हें पैसे दे दूँगा। लेकिन वो चेक इतना थोड़ा होता था कि बात बनती नहीं थी। तो दुष्यंत कुमार ने एक गज़ल के रूप में एक अपना शिकवा जो है वो धर्मवीर भारती को भेजा। वो शिकवा क्या था पहले वो सुन लीजिए। पत्थर नहीं है आप तो पसीजिए हजूर, संपादकी का हक तो अदा कीजिए हजूर। अब ज़िंदगी के साथ ज़माना बदल गया, अब ज़िंदगी के साथ ज़माना बदल गया, परिश्रमिक भी थोड़ा सा बदल दीजिए हजूर, परिश्रमिक भी थोड़ा सा बदल दीजिए हजूर। कल मैकदे में चेक दिखाया था आपका, कल मैकदे में चेक दिखाया था आपका, वे हंस के बोले इससे जहर पीजिए हजूर। मैं भी उतने चेक में नसीब नहीं होती थी। उनका शिकवा, एक कहने का ढंग था, कल मैकदे में चेक दिखाया था आपका, वो हंस के बोले इससे जहर पीजिए हजूर। शायर को 100 रुपये मिलें, शायर को 100 रुपये तो मिलें जब गज़ल छपे, शायर को 100 रुपये तो मिलें जब गज़ल छपे। हम जिंदा रहें ऐसी जुगत कीजिए हजूर। लो हक की बात की तो उखड़ने लगे हैं आप, लो हक की बात की तो उखड़ने लगे हैं आप। शी होंठ सिल के बैठ गए, लीजिए हजूर। और इस तरह से एक नए अंदाज से, एक अलग अंदाज से उन्होंने अपना शिकवा जो था वो एक गज़ल की शक्ल में ही दोबारा फिर अरसाल कर दिया। आगे शिकवा किसके पास भेजा? धर्मवीर भारती के पास। तो वो भी इस मामले में पीछे रहने वाले तो नहीं थे, तो उन्होंने गज़ल में ही इसका उत्तर दिया, कि उत्तर जो है वो साथ साथ दिया। और बाद में उन्होंने उसकी मान मर्यादा रखने के लिए, अपनी बात की भी मान मर्यादा, दुष्यंत की भी मान मर्यादा रखने के लिए दोनों गज़लें ही धर्मयुग में प्रकाशित भी कर दी। और उस पर प्रकाशन के बाद परिश्रमिक वाले लेटर पे या नोटिंग पे उस पर ये तो दे दिया कि दुष्यंत कुमार को तो उसकी गज़ल की पेमेंट करती जाए, मैं क्योंकि कर्मचारी हूँ धर्मयुग का, इसलिए मैं पेमेंट लेने का हकदार नहीं हूँ। तो उत्तर क्या था धर्मवीर भारती का? जब आपका गज़ल में हमें ख़त मिला हजूर, जब आपका गज़ल में हमें ख़त मिला हजूर, पढ़ते ही यक बयक ये कलेजा हिला हजूर। और ये धर्मयुग हमारा नहीं सबका पत्र है, ये धर्मयुग हमारा नहीं सबका पत्र है। हम घर के आदमी हैं, हम ही से गिला हजूर,
हम घर के आदमी हैं, हमी से गिला हजूर, और यूँ भोपाल इतना महंगा शहर तो नहीं कोई, भोपाल इतना महंगा शहर तो नहीं कोई, महंगाई का बांधते हैं हवा में किला हजूर, और परिश्रमिक का क्या है बढ़ा देंगे एक दिन, परिश्रमिक का क्या है बढ़ा देंगे एक दिन, पर तर्क आपका है बहुत पिलपिला हजूर, और शायर को भूख ने ही किया है यहाँ अजीम। ये एक शेर जो है ये अपने आप में मकबूलियत लिए हुए है, उस वक्त के हालात का एक ये नुमाइंदगी करता है शेर कि शायर को भूख ने ही किया है यहाँ अजीम, हम तो जमा रहे थे यही सिलसिला हजूर। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको न्याय कर रहे थे, हम ये किया कि वहाँ भाई भूखे रहोगे तो अजीम तुम्हारा कद जो है बढ़ेगा, कि शायर को भूख ने ही किया है यहाँ अजीम, हम तो जमा रहे थे यही सिलसिला हजूर। और यही जो शैली थी दोनों पत्रों में बयान की गई, जो परस्पर दो साहित्यिक और साहित्यकारों के बीच में जो एक चुहल होती थी जिस ढंग की, उसकी भी एक शैली थी, उसकी भी एक मर्यादा होती थी, और उस मर्यादा का सम्मान भी होता था, और सम्मान का ही तकाजा था कि धर्मवीर भारती साहब ने दोनों गज़लें अपनी भी और उनकी भी दोनों ही सम्मान के साथ धर्मयुग में दोबारा प्रकाशित की। तो मित्रों ये एक जीने की शैली होती है, लेकिन इस प्रश्न के बावजूद, इस दिलचस्प प्रसंग के बावजूद स्थिति ये है कि आज भी कोई हिंदी का लेखक सिर्फ लेखन से अपनी रोटी रोज़ी चला पाता हो, ये इन्हें गिने लोग तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी किसी बड़े लेखक के पास भी उतनी आय नहीं होती। यद्यपि मुंशी प्रेमचंद के बारे में कहा जाता था, पहले तो ये कहा जाता था कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, बाद में इस बात की पुष्टि भी हुई कि जब तक उन्होंने अपना प्रकाशन आरंभ नहीं किया था, जो शायद लाभ का सौदा नहीं रहा, लेकिन जब तक वो दूसरे प्रकाशकों से छपते रहे तब तक उन्हें ठीक ठीक मुआवजा, उसका पारिश्रमिक ठीक ठीक गुजारे लायक उन दिनों में जितनी राशि ज़रूरत होती थी उतना मिल जाता था। लेकिन कालांतर में मित्रों स्थिति यही रही है कि बहुत कम ऐसे कवि या लेखक या चिंतक या समीक्षक हुए हैं जिन्हें अपना पूर्ण समय लेखन में ही खर्च करने के लिए समुचित पारिश्रमिक मिला हो, बहुत कम। ये अलग बात है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे लोगों को जब उन्होंने कुछ लिखा, या मैनेजर पांडे ने कुछ लिखा, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ लिखा, तो उनको समुचित पारिश्रमिक तो मिला, लेकिन इनमें से भी अधिकांश की स्थिति ये थी कि उन्हें अपना सम्मानजनक सामाजिक और जो अपना व्यक्तिगत जीवन बिताने के लिए उन्हें कुछ अन्य काम भी करने पड़ते थे, जिसके बिना संभव नहीं था। और प्रसाद जी कामायनी के रचयिता और तंबाकू बेचते थे। तो ये बातें अलग अलग हैं मित्रों, ये सिलसिला बहुत लंबा है, लेकिन सोचिए ज़रूर कि अभी तक हिंदी के लेखक की सामान्य रूप से, इन जनरल सामान्य रूप से वह स्थिति नहीं आई कि उसे समुचित पारिश्रमिक मिल सके। धन्यवाद।